हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं? चलो भैया, मज़े में रहो और थोड़ा पढ़ते लिखते भी रहो। तो बच्चों, प्रिज्म की ये वीडियो सीरीज़ में हम लोग का, अब याद नहीं तीसरा चौथा जो भी होगा, तो इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने मिनिमम डेविएशन के बारे में डिस्कशन किया था, उससे रिलेटेड रिजल्ट निकाले थे। इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमम डेविएशन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। मैक्सिमम डेविएशन प्रिज्म के थ्रू कितना होता है, उससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे। उसके बाद फिर हम मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल सवाल भी करेंगे। तो मैक्सिमम डेविएशन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम डेविएशन कब होता है, तो इंट्रोडक्टरी वीडियो, जो सेकंड वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें हमने ग्राफ की एनालिसिस करी थी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर मैं फिर से साइड से ग्राफ बनाऊं तो एक बार देख लो यार। तो इस तरह का कुछ डेविएशन बनता था, इस तरह से डेविएशन आता था। तो किसी भी डेविएशन पे ये हमें दो एंगल मिलते थे। एक होता था एंगल I1 I2, अगर मैं मान लूँ तो एक होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस। एट द सेम टाइम जो दूसरा एंगल होता था दैट वाज एंगल ऑफ एमर्जेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता था डेल्टा आई, जैसे जैसे डेविएशन कम करते थे डेल्टा आई कम होता चला जाता था, लास्ट वीडियो में बताया मैंने। और जब मिनिमम डेविएशन होता था तो डेल्टा आई जीरो हो जाता था, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस, और वी कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। अच्छा, बट जैसे जैसे डेविएशन इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, तो तुम देखो छोटा वाला एंगल और छोटा, बड़ा वाला और छोटा, और डेविएशन इंक्रीज करते हैं, है ना। तो ये गैप बढ़ता चला जाता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस को का गैप बढ़ता चला जाता है ना। तो इसमें सिचुएशन ये होती थी कि मैक्सिमम डेविएशन के केस में, जब मैक्सिमम डेविएशन होता था तो ये एक मिनिमम वैल्यू पे ग्राफ आ जाता था। और हमने चर्चा भी की थी थोड़ी सी, सेकंड वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं हर वीडियो में बोल देता हूँ बेटा कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में मैंने सारे वीडियोस बनाए। अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं देखेंगे आपको फ़ायदा नहीं करेगा। कहीं से भी आप वीडियो देखिए, अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए नहीं चलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप पहले पुराने वीडियोस देखिए, अगर नहीं देखे तब आप इस वीडियो पे आइए प्लीज़। तो ये एक मिनिमम एंगल आता था और इसके इस रीजन में TIR हो जाता था। अब मैं फिर से डिस्कस करूँगा। और ये जो एंगल मिलता था 90 डिग्री मिलता था। तो मैं समझ लो एंगल ऑफ इमरजेंस सपोज बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस को तुम बड़ा गैप बढ़ाते चले जा रहे हो, इमरजेंस को और बढ़ाते चले जा रहे हो, इंसिडेंस छोटा करते जा रहे हो, और उस सिचुएशन में डेविएशन ग्राफ में ऊपर चलते चले जा रहे हो, डेविएशन इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम डेविएशन के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है दिस इज योर आई मिनिमम। आई मिनिमम का क्या सिग्निफिकेंस है इसमें भी चर्चा करेंगे। एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री होता है और डेविएशन मैक्सिमम आएगा दैट इज आई मिनिमम प्लस 90 माइनस ए। मतलब इन दो संभावनाओं में डेविएशन आपका मैक्सिमम होता है। सॉरी मैक्सिमम है ये, अगर मैंने मिनिमम बाई चांस बोल दिया हो तो। एक सिचुएशन तो ये होती है जब ये एंगल आई मिनिमम है और ये एंगल 90 डिग्री है, दिस इज योर 90 डिग्री एंगल, राइट। तो एक सिचुएशन तो ये है कि व्हेन योर एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज मिनिमम वैल्यू एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इज 90 डिग्री, है ना बेटा। और सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने क्या कहा, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो। अगर मैं ऐसे 90 कर दूंगा तो ये आई मिनिमम हो जाएगा। तो एक इस सिचुएशन को भी आप दिमाग में रखिए कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अप्रोचेस 90 देन दिस एंगल विल बी योर आई मिनिमम। ठीक है ना। इस सिचुएशन में भी जो डेविएशन है वो मैक्सिमम है। मैं शायद बार बार मिनिमम बोल जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी यार, मतलब कंफ्यूज मत होना प्लीज। तो मैक्सिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं अपन, तो मैक्सिमम डेविएशन की ही बात करें तो इन बोथ दीज केसेस डेविएशन इज मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहले ये बात करें जाएगी, एक तो ये रीजन है कि भाई आई मिनिमम से छोटा है, इसको आई मिनिमम ही क्यों बोल रहे हैं और इसके पीछे ग्राफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करता और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले चलो मैं यहां पर इस डायग्राम को ले लेता हूं कि इसे आई मिनिमम क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो आई मिनिमम बच्चों इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोचो आप, मैंने कहा कि आई मिनिमम क्यों कहा जा रहा है। सपोज अगर मैं इसको और कम कर दूं और छोटा कर दूं, लेट
लेट आई इज लेस देन आई मिनिमम, है ना। तो बेटा अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ है 1 sin i इक्वल टू म्यू साइन r1, सेकेंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ है म्यू साइन r2 इज इक्वल टू 1 sin e, है ना। अब आप सोचो, अगर आप इस एंगल को घटाओगे, आई को घटाओगे तो आर घटेगा। अब इसकी मैथ बताने की जरूरत नहीं है, इतने सब समझदार हो, 10वीं 11वीं पास हो, ठीक है, तो सब समझ जा रहे होगे। तो भैया अगर आई घटाएंगे तो R1 क्या होगा, घटेगा। R1 घटेगा तो R2 क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक, R2 बढ़ेगा। अब समझो, यानी को इसको कम करने से ये एंगल बढ़ रहा है, ये तो कम हो रहा है पर ये बढ़ रहा है। अगर मैं पूछूं कि अभी जो R2 है इस परिस्थिति में, ये म्यू है, ये 1 है, R2 कितना है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। भाई साहब डेंसर में क्रिटिकल बनता है तभी तो रेयर में 90 डिग्री बनता है, खा मत जाना पुरानी बातें, है ना। तो भैया देखो समझो, यानी ये वाला एंगल ऑलरेडी क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो अगर हमने इसको कम कर दिया तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, R2 बढ़ जाएगा, क्रिटिकल तो वही लेगा। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है भैया इन दोनों की, ये मटेरियल तो चेंज किया नहीं हमने, है ना। तो भैया R2 जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, और यहां पे अगर क्रिटिकल से बड़ा हो गया तो लाइट रे का क्या हो जाएगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा प्रिज्म के अंदर ही। मतलब ये लाइट रे ऐसे निकलने की बजाय ऐसे बुर्र इधर आ जाएगी, है ना। तो भैया अगर लाइट रे इधर आ जाएगी फिर ये इधर से निकलेगी, किधर से निकलेगी, वो बुद्धे वाली बात नहीं, इस सरफेस से तो बाहर नहीं आई। और हम यहाँ इंतजार में बैठे हैं पलके बिछा के कि इमरजेंट रे आए और हम उसका डेविएशन नापें, है ना। तो भैया कोई आया नहीं, ठीक है, समझ रहे हो, इंतहा हो गई इंतजार की, है ना, कोई आया नहीं भैया। तो जब इमरजेंट रे नहीं निकलेगी तो डेविएशन कहां से नापोगे। इसीलिए आई मिनिमम से छोटे एंगल के लिए यहां पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज देयर इज नो इमरजेंट रे फ्रॉम दिस सरफेस, ठीक है, इसीलिए ग्राफ नहीं है बेटा। इसका मतलब है ये वो कम से कम एंगल है जो हो सकता है, अगर इससे कम कर देंगे तो लाइट रे एमर्ज नहीं होगी। दिस इज द लीस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच लाइट रे कैन एमर्ज थ्रू दिस फेस, ठीक है। अच्छा बेटा, तो मुद्दे की बात ये हो गई कि दिस इज आई मिनिमम। तो ये फोटो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डेविएशन में मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब जब 3 तरह के सवाल बनते हैं, इसमें तीनों सवाल भी डिस्कस कर दूंगा किस तरह के बनते हैं, पर ये फोटो इंपॉर्टेंट है। जब ये आई मिनिमम होगा तो ये 90, जब भी मैक्सिमम डेविएशन की बात हो, ठीक है ना, तब ये फोटो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहां 3 चेंजेस बताऊंगा जिन पे 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। ग्राफ मिटा देता हूं। पहला परिवर्तन ये है, ठीक है, पहला परिवर्तन ये है, अगर आई की वैल्यू आई मिनिमम से छोटी हो, पहले तो चलो आई मिनिमम चाहो तो यहाँ निकाल देते हैं, कभी कभी आई मिनिमम की वैल्यू पूछ लेता है, तो चलो सॉल्व कर देते हैं, फटाफट सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो 1 sin आई मिनिमम इज इक्वल टू म्यू साइन R1, एक इक्वेशन, और म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 sin 90, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और R1 प्लस R2 जो है वो A है, या R2 को कह लो क्रिटिकल एंगल है। यहां से तुम आई मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से R2 की वैल्यू आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, ठीक है, या इन 2 इक्वेशन का यूज करके यहां पर R2 जो है वो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, और जो R1 हो जाएगा वो A माइनस थीटा सी हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे R2 की वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है क्रिटिकल एंगल, तो सेकंड इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे आप R1 की वैल्यू लिख लो, साइन आई मिनिमम म्यू साइन A माइनस थीटा सी, ठीक है। R2 क्रिटिकल एंगल है क्योंकि लाइट रे ग्रेजिंग जा रही है बेटा, तो R1 A माइनस R2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आई मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कभी कभी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ जाती है, तो साइन इनवर्स 1/μ होगा अगर बाहर 1 है तो, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा आई मिनिमम की वैल्यू है। कभी कभी इनवर्स फंक्शन के टर्म में क्वेश्चन पूछता है, 2015 में मुझे याद है जेईई मेन में सवाल पूछ लिया था, इससे रिलेटेड अपन उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आई मिनिमम की वैल्यू है, एक गंदा सा फंक्शन है, रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ये फोटो दिमाग में रखेंगे तो स्नेल्स लॉ लगा के आप सारी बातें बता सकते हैं। मैं चर्चा ये कर रहा था कि इसमें 3 खास बातें हैं, 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों बन सकता है। पहली बात क्या है कि हमने 3 बातें, हमें मतलब आई की वैल्यू अगर आई मिनिमम से छोटी है
तो TIR हो जाएगा इनसाइड द प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म के अंदर TIR हो जाएगा, मतलब ये लाइट रे एमर्ज नहीं होगी। यानी कि अगर मुझसे कोई सवाल पूछे, 3 प्रकार से सवाल बनता है, पहली कैटेगरी में 3 तरह से सवाल तुमसे कहेगा, एक लाइट रे को थीटा एंगल पे डालेगा भाई साहब, पहला सवाल कहेगा थीटा में क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये पर्टिकुलर लाइट रे प्रिज्म से बाहर जा सके, प्रिज्म से इस सरफेस से बाहर एमर्ज हो सके। तो अगर इस सरफेस से एमर्ज होना है मतलब अंदर इसका TIR नहीं कराना है। अगर TIR नहीं कराना है तो आई की वैल्यू जब आई मिनिमम से छोटी होती है तब TIR होता है, बड़ी होगी तो TIR नहीं होगा, मतलब थीटा शुड बी ग्रेटर देन आई मिनिमम। तो तब आप ये फोटो बनाना, आई मिनिमम की वैल्यू निकालना। ऑफ कोर्स ये रिजल्ट गंदा सा रिजल्ट, ये याद तो करोगे नहीं आप, है ना। तो पहले आप आई मिनिमम की वैल्यू निकाल लेना फोटो बना के, और थीटा विल बी ग्रेटर देन आई मिनिमम, बड़ा होगा तभी रिफ्रैक्शन होगा, छोटे पे तो TIR हो जाता है। तो अगर मैं कहूं कि पास होने देना है प्रिज्म से तो कंडीशन ये है, अगर मैं कहूं पास नहीं होने देना है तो कंडीशन ये है, आई लेस देन आई मिनिमम, ये आंसर आएगा। अगर मैं कहूं जस्ट पास हो रहा है, जस्ट पास होने का मतलब होता है कि इट पासेस जस्ट लाइक ग्रेजिंग एमर्जेंस, ग्रेजिंग एमर्जेंस कंडीशन में पास हो रहा है। तो 3 तरह के क्वेश्चन, 3 तरह के डिफरेंट। 2015 में जब क्वेश्चन आया था तो उन्होंने कहा था लाइट रे जस्ट पास हो जाए। बहुत सारे बच्चों ने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू के साइन में गड़बड़ी कर दी। तुम 2015 क्वेश्चन उठा के देख लेना, सबने साइन आई मिनिमम की वैल्यू इनवर्स फंक्शन के टर्म में निकाल ली थी, बट इनइक्वालिटी लिखने में गड़बड़ी हो गई, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। ओके, तो आई की वैल्यू इस मिनिमम एंगल से कम करने पे प्रिज्म से बाहर नहीं आएगी, बढ़ाने पे बाहर होगी। जो ये यहाँ पे बाहर जाएगी, यहाँ पे बाहर नहीं जाएगी, TIR हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट बाहर जा रही, जस्ट ग्रेजिंग, जब जस्ट बोलेगा तभी अब इक्वलिटी में आंसर आएगा। ओके, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। सिमिलरली सेकेंड बात वाली बात यह है कि अगर मैं इसमें क्या चेंज करूँ, जैसे हमने कहा बेटा मान लो हमारी कोई लाइट रे है और वो मिनिमम एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और इस तरह से वो ग्रेजिंग निकल रही है, यहाँ से ग्रेजिंग है ना, दिस एंगल इज 90। तो पहला तो ये मैंने किया कि आई को घटा दिया। इस कंडीशन में मैंने 3 चेंज करने जा रहा हूँ। फर्स्ट चेंज ये था कि अगर मैं इस आई को और कम कर दूँ तो क्या होगा, TIR हो जाएगा। मैंने कहा कि अब मैं जादू करके कुछ म्यू को बढ़ा दूं अचानक से, मतलब रे ऐसे ही डाल रहा हूं मैं, ए वैसे ही, एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज नहीं किया, बट म्यू बढ़ा दिया। सपोज मैं टेम्परेचर घटा दूं, तो कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर घटाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। तो अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा तो इसका म्यू बढ़ गया। जैसे म्यू बढ़ा तो तुम देख सकते हो क्रिटिकल एंगल कम हो गया। ये जो R2 था ये क्रिटिकल के बराबर था पहले, है ना, तभी तो ग्रेजिंग जा रहा था। लेकिन जैसे ही आपने डेंसर को थोड़ा और डेंसर कर दिया, इस मीडियम का टेम्परेचर घटा दिया, और जैसे म्यू बढ़ गया तो थीटा सी घट जाएगा, क्रिटिकल छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रिटिकल छोटा हो जाएगा तो भी इसका जो है ये वाला एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो जाएगा, और तुम कह सकते हो कि लाइट रे का जो है वो TIR हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन म्यू पे बेस्ड भी बच्चों बनता है, एक क्वेश्चन म्यू पे बेस्ड भी बनता है कि बताइए म्यू में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये लाइट रे जो हम किसी गिवन एंगल पे डालेंगे ये पास हो जाए, ना पास हो पाए, जस्ट पास हो पाए। तो ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन यही यूज़ होती हैं, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपको ए पता होता है, आपको ये एंगल दिया जाता है, और म्यू में कंडीशन पूछी जाती है। तो हमने TIR में बहुत पहले डिस्कस किया था, डेंसर को डेंसर करने से TIR होता है। तो आप इस डायग्राम को बनाकर ग्रेजिंग इमरजेंस दिखा के, आप, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे चल के कुछ, अभी आप समझ लो। ग्रेजिंग इमरजेंस डायग्राम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशंस बना के, म्यू की वैल्यू निकालेंगे। जो म्यू की वैल्यू आएगी उसको और बड़ा कर देंगे तो TIR हो जाएगा। मतलब म्यू की सपोज x आ गई वैल्यू, तो म्यू ग्रेटर देन x के लिए रे पास नहीं हो पाएगी, TIR हो जाएगा। म्यू लेस और इक्वल टू के लिए पास होगी, इक्वल टू के लिए जस्ट पास होगी, दैट इज ग्रेजिंग इमरजेंस, और लेस देन x के लिए पास हो रही। तो अदर चीज़ें देकर म्यू पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, सारे मैक्सिमम डेविएशन के अंतर्गत आते हैं, सारे यही डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो आई पे बेस्ड, थीटा पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, और तीसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म पे बेस्ड बन सकता है। अब आप सोचो कि अगर तुम सोचो इस एंगल ऑफ प्रिज्म को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, कुछ ऐसे करके सोचो, अगर ये बढ़ा दूं यहीं पे इसी लाइट रे के लिए, तो ये लाइट रे यहाँ पे जाके TIR कर लेगी, क्योंकि R2 जो है वो A-R1 है, I वही रखा मैंने, म्यू वही रखा, तो R1 वही रहेगा।
पर मैंने ए बढ़ा दिया तो R2 बढ़ जाएगा। तो पहले अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर था, मतलब इससे ज़्यादा अगर एंगल ऑफ प्रिज्म होगा तो R2 क्रिटिकल एंगल से डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा। तो अगर इस पर्टिकुलर ग्रेजिंग इमरजेंस की कंडीशन में, मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन में, इस रे डायग्राम के लिए जो भी ए की वैल्यू हमें मिलेगी मैथमेटिकली सॉल्व करने पर, उस वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे तो भी TIR हो जाएगा। यानी मैं एंगल ऑफ प्रिज्म पे बेस्ड भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। मैं कह दूंगा म्यू की वैल्यू इतनी है 3/2, मैंने 45 डिग्री पे लाइट रे डाली, तो बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि लाइट रे प्रिज्म से बाहर जा सके, एमर्ज हो सके सामने वाले फेस से, या लाइट रे प्रिज्म से बाहर ना निकल पड़े उसका TIR हो जाए, या लाइट रे जस्ट बाहर निकले। हम डायग्राम हम जब भी ग्रेजिंग वाला बनाएंगे तो इक्वलिटी में आंसर आएगा जब भी हम 2 स्नेल्स लॉ लगा के सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन इनइक्वलिटी क्या होनी चाहिए उसके लिए मैं हमेशा बता रहा हूं कि ए बढ़ाने से TIR हो रहा है। यानी अगर तुम्हें पास नहीं कराना है तो डेफिनेटली लाइट रे का TIR कराना होगा बच्चों प्रिज्म के अंदर। अगर TIR कराना है तो तुम्हें क्या इक्वेशन लिखो, जो भी ए की वैल्यू आएगी वो लिमिटिंग कंडीशन में फॉर दिस डायग्राम A will be greater than that value for the TIR, less than that value for no TIR। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी समझनी है। तो 3 चीज़ों पे सवाल बनता है, एक एंगल पे सवाल बनेगा, आई पे क्वेश्चन पूछेगा, एक म्यू पे बनेगा, और एक सवाल जो बनेगा वो आपका बनेगा किस पे, ए पे बेस्ड बनेगा। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैक्सिमम डेविएशन पे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमने कहा, चलो एक सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता जो 2015 में मेंस में तो यही सवाल ही पूछ लिया था। उन्होंने कहा कि एक प्रिज्म है, ये वाला एंगल ए है, ये म्यू है, एक लाइट रे ऐसे डाली, दिस एंगल इज थीटा, है ना। अब हमने कहा फाइंड आउट condition on theta for which light ray can pass through, पास कर सके और इधर हमको दिख सके, है ना। यहां से हम डेविएशन मेजर करने वाले। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जो जेईई मेन में पूछा था, 15 या 16 का होगा। तो जैसे इन्होंने कहा कैन पास थ्रू, जस्ट पासेस थ्रू, कैन नॉट पास थ्रू, तो कहीं ना कहीं वो TIR से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो आप पहले ये देख लो कि हम इसको जस्ट पास करा देते हैं, जस्ट। तो अगर जस्ट पास होगा तो इस तरह से ग्रेजिंग होगा, इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। या कुछ बच्चों को डायरेक्टली याद आ जाता है कि यार ये मैक्सिमम डेविएशन का केस है, पास नहीं कराना है तो आई मिनिमम से छोटा होना चाहिए, पास कराना है तो आई मिनिमम से बड़ा होना चाहिए। तो आई मिनिमम कैसे निकलेगा, ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए ही तो आई मिनिमम की वैल्यू होती है, अभी भी डिस्कस किया हमने। तो या तो आप पहले उस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा मुझे कोई रिजल्ट याद नहीं रहेगा। हाँ, आप जब ये ग्रेजिंग बनाओगे रेयर मीडियम में तो डेफिनेटली ये वाला एंगल क्रिटिकल होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है ना। तो ये R1 R2 अगर क्रिटिकल है, R1 क्या हो जाएगा, A माइनस R2, दैट इज A माइनस थीटा सी बेटा, है ना। तो ये ध्यान रखना है यार। तो बस हमको पहले थीटा चाहिए, तो थीटा क्या होगा, पहले इसी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, 1 sin थीटा सी इक्वल टू म्यू साइन R1। तो थीटा है साइन इनवर्स म्यू साइन R1 की वैल्यू है A माइनस थीटा सी। ओके, क्योंकि उन्होंने जो फंक्शन दिया था वो इनवर्स फंक्शन के टर्म में दिया था, साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा सी हम लोग पढ़ चुके हैं, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। फिलहाल रेयर 1 है यहाँ पर, एयर है बाहर, और प्रिज्म का 1 है, तो इट इज साइन इनवर्स 1/μ। ये हमारी थीटा की वैल्यू, पर ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, ये थीटा की वो वैल्यू है जिसके लिए राइट रे जस्ट पास हो रही, या तुम कह लो ये आई मिनिमम आया है, बट हमें पास कराना है, प्रॉपर अगर पास कराना है तो थीटा शुड बी लेस देन दिस वैल्यू। ये लेस देन दिस वैल्यू होनी चाहिए, साइन इनवर्स, ये जो पूरा एक्सप्रेशन ये आप लिख लोगे तो आंसर होगा थीटा विल बी लेस देन। ठीक है, आप चाहो तो लेस आर इक्वल टू लगा सकते हो, इक्वल टू में भी ग्रेजिंग इमरजेंस है। वैसे इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक में स्ट्रिक्टली लेस देन हो और एक में लेस आर इक्वल टू दोनों दिए गए हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि ग्रेजिंग इमरजेंस को भी हम निकलना ही मानेंगे एक तरह से। ठीक है, बट अगर दिए भी होंगे तो हम स्ट्रिक्टली लेस देन फिर लगाएंगे। फिर वहाँ पर थोड़ी सी ये हो जाता है कि आप अब क्या मान रहे हैं, आपके अपनी पर्सनल ओपिनियन पे क्वेश्चन चीज़ें जो है आंसर आ जाता है।
ओके बेटा, तो एक ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी मैक्सिमम डेविएशन पे। मैं समझता हूँ ये डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस सच क्वेश्चंस। चलो तो एक प्रॉब्लम बच्चों और करते हैं। एक मान लेते हैं बच्चों हमारे पास इक्विलैटरल प्रिज्म है, ठीक है, सारे एंगल 60 डिग्री, ऑफ कोर्स ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन में देख लेता हूं डेटा क्या दिया गया है। ये आप क्वेश्चन करेंगे अपनी कॉपी में। 30 डिग्री पे लाइट रे डाली गई है, दोनों तरफ एयर है, और कंडीशन बतानी है कि क्या म्यू में क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये लाइट रे बाहर ना जा सके, ठीक है। व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन म्यू, तो म्यू की कंडीशन लिखनी है ताकि लाइट रे बाहर ना जा सके। तो बहुत सिंपल है, इसको बस आप इस तरह से बना लीजिए। तो ये R1 है, ये R2 है। अगर आप जनरल कैलकुलेशन करना है और मान लीजिए म्यू की वैल्यू नहीं पता है तो दो स्नेल्स लॉ लिख लीजिए। पहले वाले सरफेस पे 1 sin 30 इज इक्वल टू म्यू साइन R1, और दूसरे वाले पे म्यू साइन R2, R2 को मैं लिख ले रहा हूँ A माइनस R1 इज इक्वल टू 1 sin 90, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप साइन इसको लिख लीजिए, यहाँ पे साइन R1 की वैल्यू आ जाएगी, साइन R1 आ जाएगा 1/2 म्यू, और यहाँ से म्यू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस R1 और साइन R1 की वैल्यू इससे ट्राइंगल की हेल्प से लिख लीजिए। साइन R1 1/2 म्यू है, तो कॉस R1 √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा साइन R1 और कॉस R1 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, म्यू में एक इक्वेशन मिल जाएगी, और जो भी म्यू की वैल्यू आएगी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग करिएगा, इसको चेक करिएगा। √7/3 आएगी, और जो भी म्यू ये इक्वलिटी में आएगी। बट हमें अगर पास नहीं होने देना है, हम कहेंगे लाइट रे पास नहीं होनी चाहिए, तो आंसर होगा म्यू शुड बी ग्रेटर देन √7/3, है ना। पास होने देना है तो आंसर विल बी म्यू लेस देन √7/3। अगर जस्ट पास करना है तो इक्वल टू √7/3। तो ये म्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।